जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आज पहला पेपर हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और आगामी डेट्स में जिन भी स्टूडेंट का पेपर है वो स्टूडेंट स्पेशली ये क्वेश्चन तो जरूर लगा कर जाएं दोस्तों। पूरा पेपर वैसा ही है जैसे मैंने करवाया था। मॉडल पेपर सीरीज जिसने अच्छे से पढ़ी है वो करके आए होंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चंस करके आए होंगे, क्योंकि पेपर पूरा पीवाईक्यू आया था दोस्तों, ठीक है। वो मैं करवा चुका हूँ मॉडल पेपर सीरीज में। तो आगामी डेट्स में जिसका भी पेपर है उसके लिए रामबाण क्लास है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना इस क्लास का। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो, दिल्ली सल्तनत से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया था मॉडल पेपर सीरीज में। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? बताइए दोस्तों, वो कौन सा सम्राट था दोस्तों, बताइए। आगामी डेट्स में जिनका भी पेपर है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो रट लेना। तो आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चंस पूछे गए दोस्तों, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था दोस्तों? आपसे पूछा जा सकता है इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया, तो आपको याद रखना अकबर, ठीक है। और इसका निर्माण 1575 में किया था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अब ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, एमबीटी से क्वेश्चन पूछेगा, अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए बताइए, प्रसिद्ध यात्री और लेखक इब्न बतूता किस देश से भारत आया था दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो सबसे पहले ये किसके शासनकाल में आया था? एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसकी एक पुस्तक आपसे पूछेगा, किताब उल रहला, यहीं पर नोट करोगे। किताब उल रहला ये पुस्तक पूछी गई है। किताब उल रहला, किताब उल रहला ये ऐसी पुस्तक याद रखना है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या टिक करना है मेरे भाई? यहां से टिक करना है मोरक्को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था मेरे भाई? देखो दोस्तों, एकता प्रथा। दोस्तों, ये जो एकता प्रथा है दोस्तों, मैं मॉडल पेपर सीरीज में करवा चुका हूं और आज के पेपर में क्वेश्चन आया। मतलब कि जो जो स्टूडेंट मॉडल पेपर सीरीज अटेंड करके आए हैं उन्होंने क्वेश्चन कमेंट भी किया कि सर जो पढ़ा है वैसे ही क्वेश्चन आया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी वो मॉडल पेपर सीरीज जरूर अटेंड करो, ठीक है। जो मैंने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है तो आप जरूर देख लेना एग्जाम से पहले। देखो दोस्तों, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब इल्तुतमिश से रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखना है? तुर्क ए चैलगानी, ये कितनी बार करवाऊं ये वाला क्वेश्चन, आज की शिफ्ट में पूछा ये क्वेश्चन है। तुर्क ए चैलगानी यानी 40 सरदारों का गठन, तुर्क ए चैलगानी, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने मॉडल पेपर सीरीज में काफी बार करवाया दोस्तों। इल्तुतमिश से रिलेटेड मैंने कितनी बार बताया दोस्तों, गुलामों का गुलाम भी इसे ही कहा जाता है, कितनी बार बताया, ठीक है। तो तुर्क ए चैलगानी दोस्तों 40 सरदारों का गठन इसी ने करवाया था दोस्तों। और दोस्तों इसी ने दोस्तों सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा यहीं पर लिख लेंगे, इससे रिलेटेड सुल्तानगढ़ी। देखो, जिनका भी पेपर आगामी डेट्स में वो सारे क्वेश्चन ये रट के जाओ। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी डेट्स में जिनके भी एग्जाम है, वो पूछेगा जीतल और टका की मुद्रा किसने चलाई? देखो, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये मैं वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में छपेगा, ठीक है। तो जीतल और टका मुद्रा याद रख लेना, आपको आगामी डेट्स में पूछेगा ये जीतल और टका मुद्रा, ठीक है। जीतल और टका मुद्रा आपको याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। एक तो जीतल और टका मुद्रा याद रखना है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा याद रखना है, तुर्क ए चैलगानी याद रखना है, और चौथा पॉइंट एकता प्रथा। एकता प्रथा आपको याद रखना मेरे भाई। इसी को दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, जबकि ऐबक ने बनाई थी लाहौर को, क्योंकि वो उसका गुलाम वंश का संस्थापक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक शमशुद्दीन इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम उसे कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? ये क्वेश्चन न जाने मैंने कितनी बार कराया और आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। आप मॉडल पेपर सीरीज उठा के देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आज की शिफ्टों में पूछे गए मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो पेपर आपका तैयार किया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड ही तैयार किया है दोस्तों, ठीक है। तो पूरा पेपर और कल की क्लास जो करके गए करंट अफेयर की, वो क्वेश्चन भी आए हैं। करंट अफेयर का काफी वेटेज है दोस्तों। मैंने आप लोगों के लिए 7 बजे कल क्लास अपलोड कर दी दोस्तों। 50 करंट अफेयर के बेहतरीन टॉप क्वेश्चंस करवाए उस क्लास में, तो वो क्लास भी जरूर देख लेना इस क्लास के बाद। फिलहाल अगर आप लोग दोस्तों 8वीं अनुसूची टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। देखो, अब यहाँ पे लगे हाथ याद रख लो, भूमि सुधार यहीं पर याद रख लो, एग्जाम में पूछेगा भूमि सुधार से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है दोस्तों, तो आपको क्या ध्यान रखना है? नवी। दल बदल कानून से रिलेटेड 10वीं अनुसूची याद कर लो, काफी बार करवाया है दल बदल। आगामी डेट्स में जिनका भी एग्जाम है वो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना दोस्तों, स्किप मत करना दोस्तों। सही बता रहा हूं, बहुत नुकसान हो जाएगा भाई, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है। दल बदल कानून ये याद रखना दोस्तों। 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायत से रिलेटेड है, अच्छे से याद कर लेना, पंचायत। और 12वीं अनुसूची दोस्तों नगर पालिकाओं से रिलेटेड, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि जो नवी अनुसूची है वो किस संशोधन के तहत ऐड की गई थी, तो फर्स्ट संशोधन 1951 का ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन 1985 का ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछेगा। और पंचायत से रिलेटेड 73वां संशोधन ध्यान रखना। क्वेश्चन 6 बताइएगा आप लोग,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के अंतर्गत निहित है? शानदार सा क्वेश्चन है भाई, बताइए। तो देखो आप लोगों को पता ही होगा 16 में क्या लोक नियोजन से रिलेटेड है भाई, लोक नियोजन। लोक नियोजन से ये आर्टिकल रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों भेदभाव से रिलेटेड आर्टिकल है, जाति धर्म लिंग भेदभाव से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे रिलेटेड है। फिलहाल हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा वो आर्टिकल 29 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो लास्ट में मैं आपको मैथ और रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना आप लोगों को। दो राशियों का अनुपात 3 और 5 है। यदि प्रत्येक राशि में 8 हटाया जाता है या घटाया जाता है तो अनुपात 5 और 9 हो जाता है। तो छोटी राशि ज्ञात करना है। छोटी राशि यानी 3 का आंसर 3 का मल्टीपल होगा भाई। आंसर भाई 3 का मल्टीपल होने वाला है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3 के मल्टीपल में दोस्तों आप देख सकते हैं 53 तो आता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। 3 ऑप्शन फंसते हैं 3 के मल्टीपल में। चलो सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने करवाए। देखो 3 और 5, ठीक है, ये 3 और 5 के अनुपात में अगर अंतर बराबर तो अंतर कर लो, लेकिन मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से ये क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये अनुपात 5 और 9 है, हो जाता है। कब हो जाता है दोस्तों ये 5 और 9? जब आप लोग क्या करते हो, इसमें से हर एक राशि में से 9 घटाते हो, 9 हटा देते हो, ठीक है। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है सीख लो, यहीं पर बहुत जल्दी हो जाएगा। 9 या 27 यानी 27, 5 25, कितने का अंतर आ रहा है? कितने का अंतर आया? 2 का अंतर आया। कितने का अंतर? 2 का आया। अब यहाँ पर देखो, जल्दी से देखो, 9 पंचे 45, 45 माइनस 90 90 81। एक काम करो, पहले आप एक काम करो यहाँ से, 90 90 81 और 9 पंचे 45, यहाँ पर घटा के देखो कितना आ रहा है, ठीक है। तो 11 में से 5 घटाओगे 6 बचेगा और 7 में 4 घटाओ 3 बचेगा, यानी 2 का मान 36 दे रखा है। 2 का मान मेरे भाई 36 दे रखा, कितना? 2 का मान दे रखा 36, 2 का मान 36 दे रखा। कितने गुना दिख रहा है दोस्तों? ये इसका 18 गुना दिख रहा है। आपसे क्या पूछा मेरे भाई? आपसे पूछा सबसे छोटी राशि यानी 3 का मान पूछा है, तो 3 मल्टीप्लाई 18 कर लेना, आंसर आ चुका है। 3 मल्टीप्लाई 18 करते ही 54 इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में भाई? सी वाले ऑप्शन में। बताइए किसी की स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? आप अंतर बराबर करके भी कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन बताइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो मैथ और रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे ना दोस्तों, वही क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। बताइए क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न में। अगर आप देख रहे हो दोस्तों, ये 2 की घात 3 दिख रही है, 2 की घात 3 प्लस 3 दिख रही है, 2 की घात 8 और प्लस 3, ठीक है। और ये दोस्तों 2 की घात नहीं 2 की घात 8 और 3, ये 3 की घात 3 दिख रही है और प्लस 3 दिख रहा है। हाँ, ये 3 की घात 3 दिख रही है और प्लस 3 दिख रहा है, ठीक है। और ये दोस्तों 4 की घात 4 दिख रही है, सॉरी 4 की घात 3 ही होगी ना, इसमें भी 4 की घात 3 है और इसमें भी प्लस 3 है, ठीक है। तो ये भी 5 की घात 3 है और प्लस 3 है। फिर अगला नंबर 6 की घात 3 आएगा, उसमें भी प्लस 3 करना है। 6 की घात 3 कितना होता है मेरे भाई? 6 की घात 3 का मतलब कितना होता है? किसी को पता हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी को पता ही होगा 216 कितनी होती है? 6 की घात 3 का मतलब 216, और 216 में ही 3 जोड़ लेना तो 219 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी ने एक पंखा जिसकी मुद्रित कीमत, दोस्तों मुद्रित कीमत को अंकित मूल्य कहा जाता है, यानी कि एमआरपी क्या कहा जाता है? एमआरपी, मार्क प्राइस कहा जाता है, 200 रुपये थी। अगर उस पर 30% की और 20% की 2 क्रमिक छूटें मिलती हैं तो उसने पंखे को किस मूल्य, उसने पंखे के लिए कितना मूल्य भुगतान किया था? शानदार क्वेश्चन है भाई। 200 रुपये की अंकित मूल्य थी, अब छूट इसी पर तो दी जाएगी। पहली दी जाती 30% की, जिसको अपन 3/10 कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहे हैं मैंने डायरेक्ट, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। 20 की 1/5 होती। पहले वो देखो 10 रुपये की चीज़ थी, 10 रुपये की चीज़ थी, उस पर 3 रुपये की छूट दे दी, सामान को 7 रुपये पर बेचा है। फिर आगे देखेंगे 5 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये की छूट दे दी, यानी सामान को 4 पर बेचा है। अब बात सॉल्व कर लो दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो 5 की जगह से 4 बार, ठीक है। और देख लो, और 4 चौक 16 और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, ठीक है। फिर उसके बाद 7 से गुणा कर लो, 16 सत्ते 112, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। पहले मैंने क्या किया, 4 को यहाँ पे देख लो, 4 गुणा 7 बराबर 112 आ चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइएगा। देखो डिस्काउंट से, देखो मैथ और रीजनिंग में दोस्तों, देखो मैथ में थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जिसमें आपका टाइम जा सकता है, और जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना दोस्तों, जैसे डायरेक्शन वाले हो गए, काफ़ी बड़ी बड़ी लाइनें लिख रखी हैं दोस्तों, उनको पढ़ने में भी टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो मतलब टाइम टेकिंग कैलकुलेशन तो दिए इस बार आपको, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, चलिए बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए भाई, तो आंसर आएगा तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो आंसर आएगा तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। जितने भी विद्यार्थी लॉक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? देखो आज की शिफ्ट में पूछा था यंग इंडिया,
और याद हो तो दोस्तों मैंने मॉडल पेपर में करवाया ये क्वेश्चन, यंग इंडिया वाला, ठीक है, महात्मा गांधी जी का पत्र है, ठीक है, ये भी मैंने करवाया। फिलहाल आपसे यहाँ पर पूछ रहा है केसरी समाचार पत्र बताइए, तो ये बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, केसरी समाचार पत्र दोस्तों 1881 में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछेगा ये किस भाषा में था, तो मराठी भाषा। नोट करो मेरे भाई, मराठी भाषा, हर एक पॉइंट नोट करो, मराठी भाषा, ठीक है। तो ये टिक कर लेना आपको, सी वाला ऑप्शन। अब अगला और क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आया, यंग इंडिया। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा। किस भाषा में शुरू की, आपसे तो पूछा किसने शुरू किया ये पत्र, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करके पूछ रहा हूं इसकी भाषा का नाम बताएं, इसकी भाषा कौन सी थी इस पत्र की। तो इसकी अंग्रेजी भाषा थी मेरे भाई, ध्यान रखोगे। यंग इंडिया शुरुआत किसने की, महात्मा गांधी जी ने। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, महात्मा गांधी जी के समाचार पत्र, भाई मेहनत करिए आप लोगों के लिए, हर एक फैक्ट को भी रखा, बीच बीच में फैक्ट भी रखे मैंने। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, नवजीवन महात्मा गांधी जी ने, हरिजन पत्र महात्मा गांधी ने, और दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन। याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, तो इंडियन ओपिनियन याद रखना आप लोगों को, ठीक है। किस वर्ष में महात्मा गांधी जी ने किसानों के समर्थन में गुजरात में खेड़ा आंदोलन का सत्याग्रह किया, तो खेड़ा आंदोलन कहां पर हुआ मेरे भाई, खेड़ा जिले के में सत्याग्रह किया, तो गुजरात में हुआ। एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। और किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, एक पॉइंट तो ये किया। दोस्तों ये खेड़ा आंदोलन हुआ क्यों था, किसी को पता है, कमेंट करके बता सकता है। तो फिलहाल ये आंदोलन हुआ था 1918 में दोस्तों। कब हुआ था, 1918 में। और खेड़ा आंदोलन के तहत ही दोस्तों महात्मा गांधी जी की मुलाकात किससे होती थी दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू ने बराबर पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। पी 4 महीने के बाद व्यवसाय से बाहर निकल गया। यदि यदि वर्ष के अंत में, यदि यहाँ पे वर्ष आएगा, वर्ष, यदि वर्ष लिखो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर, यदि वर्ष के अंत में व्यवसाय में 6400 रुपए का लाभ हुआ, तो इसमें पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो भाई दो व्यक्ति है, एक तो पी नाम का व्यक्ति और एक क्यू नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अब जो पी ने है, देखो समझने की कोशिश करना, पी 4 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ देता है। 4 महीने के बाद क्या करता है, व्यवसाय छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के अंत में उनको 6400 रुपए का लाभ हुआ है। अब आप दिमाग लगाइए भाई, पी 4 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ रहा है, तो क्यू तो बेचारा शुरू से लेकर लास्ट तक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, पूरे 12 महीने तक लगा हुआ है। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो सिंप्लीफाई वैल्यू कर लो, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो इनका जो रेशियो आया है दोस्तों, इसी रेशियो में तो आपको बांटना है लाभ को, ठीक है। जब समय का जिक्र ना दिया हो दोस्तों, तो जो उनके निवेश का अनुपात होता है वही उनके लाभ का अनुपात है। तो दोस्तों मेन बात आपको ये ध्यान है कि उनके निवेश का अनुपात ही उनके लाभ का अनुपात होता है, ठीक है। 3 और 4 4 रेशियो होगा, कितना रेशियो, 4 रेशियो, और 4 रेशियो में ही आपको 6400 रुपये बांट लेने हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों 1600 गुना दिख रहे हैं, नहीं सॉरी, हाँ 1600 गुना ही तो है भाई, हाँ तो यहाँ से काटेंगे, हाँ हाँ 1600, कितने गुना, 1600 गुना, ठीक है। आपसे किसका हिस्सा पूछा, पी का हिस्सा पूछा है, तो पी का हिस्सा कितना, 1 रुपये, तो 1 को 1600 से गुणा कर लो। आंसर आ चुका है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने कहा था ना मैं आपको अलग से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था, शिफ्ट 2 में 24 से विभाजकता का नियम। दोस्तों 11 का विभाजकता का नियम पढ़ लेना, 11 का विभाजकता का नियम पढ़ लेना, एग्जाम में आज की शिफ्ट में पूछा था क्वेश्चन। 11 का विभाजकता नियम पढ़ लेना, आज की शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। हाँ तो 24 में आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक 4 और एक 6, और 4 का नियम तो आपको पता ही है कि आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यही हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिना कलम उठाए ही लगाए जा सकते हैं, ठीक है। देखो वही स्टूडेंट लगाएगा भाई जिसको सिलेक्शन लेना, भाई भीड़ में से निकलना तो भी कुछ हो पाएगा, ठीक है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के इस अनुपात में है, तो 384 रुपये दे रखे, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों एक बैग है जिसमें 50 पैसे, कितने पैसे, 50 पैसे। देखो सिक्कों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आगामी डेट्स में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, इसलिए एक्सपेक्टेड पेपर है मेरे भाई, ठीक है। अब इनका अनुपात दे रखा है, इसका दे रखा 16 अनुपात, और इनका दे रखा 8 अनुपात, और इसका अनुपात दे रखा 20। तो टोटल रुपए निकालो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है मेरा भाई, टोटल रुपए निकालने हैं। 16 पंचे 80, यानी 80 में 800, 800 में 100 का भाग दो तो 8 रुपये यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 25 अठे 200, 200 में 100 का भाग दोगे 2 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 20 दान 200, 2 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 8 और 10 11 12, 12 रेशियो दोस्तों इनके रुपए का अनुपात कितना, 12 रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 384 है, तो 12 का मान 384 मिला है दोस्तों, 12 का मान 384 देखने को मिला है। कितने गुना दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 12 3 36 और 12 दूनी 24, 32 गुना दिख रहा है। आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। आपको करना क्या है,
20 गुणा 32 कितना, क्योंकि यहाँ पर है ना 10 पैसे की सिक्कों की संख्या, आपको पता ही है 20 गुणा 32 640 होता है। कितना होता है? 640। भाई झूठ मत बोलना, पता है ना आप लोगों को? बिल्कुल पता है। इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, शानदार सा, देख सकते हैं ग्रुप डी में 2025 में ही पूछा था। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के इस बार ट्रेंड रहा है। ठीक है, FIRM फर्म को 5713 के रूप में, मीन को 2148 के रूप में लिखा जाता है। तो एम के लिए कूट क्या होगा? देखो एम है कहाँ पर, पहले ये देखो एम यहाँ पर है, यानी कि इनमें अगर आप देखोगे एम यहाँ पर भी है और एम यहाँ पर भी है, तो इनके जो कोड दे रखे हैं उसमें कॉमन चीज़ क्या देखने को मिल रही है? आप ये कहोगे गुरु एक यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, एक का जिक्र यहाँ पर भी है, तो इसका कोड जो है ना एम का, वो एक ही है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। चलिए ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, जिसने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा उसके गलत होगा 100%। जिसने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा उसके गलत होगा 100%। उसने पूछा अर्धवार्षिक ब्याज रूप से, तो वार्षिक ब्याज की दर पर 15,625 राशि एक वर्ष में 6 महीने में 19,683 हो जाएगी। देखो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, समय 1 साल 6 महीने, यानी कि 1 साल में 12 महीने वो और 6 महीने ये, टोटल 18 महीने हो गए। 18 महीने दोस्तों, 18 महीने हो गए, और कितने वर्ष में? 6-6 महीने में आपको ब्याज देना। तो कितने ब्याज, कितने मतलब कितने दिन तक देना? 3-3 महीने का, 6-18। तो आपको दोस्तों 3 का हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर का, यानी 3 का अर्धवार्षिक ब्याज आपको दिखाना है दोस्तों। कितना दे रखा है? ये राशि थी कितनी? ये राशि कितनी थी मेरे भाई? ये राशि थी 15,625 मेरे भाई, ये रुपए थे 15,625। ये 15,625 अब कितने हो गई दोस्तों? 19,683 हो चुके, 19,683। अब देखो दोस्तों तीन, आपको 1 हाफ ईयर तक पहुंचना है, 1 हाफ ईयर तक पहुंचना है, मतलब 1 अर्धवार्षिक तक पहुंचना है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसका आपको क्यूब रूट कर लेना है। जो 3 अगर 2 देता है तो आपको स्क्वायर रूट करना है, यहाँ पे क्यूब रूट करना है। तो मेरे भाई ये किसका स्क्वायर रूट होता है बताइए, किसी को कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता हो तो। ये 25 का होता है मेरे भाई। ये किसका क्यूब रूट होता है मेरे भाई? 25 का होता है। तो आप ये कहोगे ये 25 का है, और ये कितने का मेरे भाई? 27 का है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों 2 रुपये का ब्याज मिला है, 2 रुपये का, किसके ऊपर? 25 के ऊपर। तो 2 रुपये का ब्याज 25 के ऊपर, यहाँ पे आप फुल रेट निकालोगे, प्रतिशत निकालोगे। ठीक है, तो प्रतिशत कितना रहा है? 25 की टेबल से एक बार 25 दूनी 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो आंसर आया 8%। और आप लोगों ने भी टिक कर दिया गुरु, ऑप्शन नंबर ए, मजा आ गया। भाई गलत हो जाएगा, अपन हाफ ईयर पढ़ रहे, 1 हाफ ईयर, और आपका जो ब्याज, जो आपकी रेट पूछी है वो वार्षिक है भाई, वार्षिक, वार्षिक यानी सालाना। तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इसीलिए मैंने एक टिक किया है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ने एक टिक किया। भाई सी ऑप्शन टिक करना, गलत मत कर लेना, यही तो है, नजर हटी दुर्घटना घटी, वो सीन हो जाएगा भाई। चलिए ये क्वेश्चन बता दीजिए। आरती, अनिल और नवीन ने क्रमशः 17, 6 और 17 के अनुपात में निवेश किया है। उनके साझेदारी एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, वर्ष के अंत में उन्होंने 78,600 रुपये का लाभ अर्जित किया है, जो उनके कुल निवेश का 20% है। कुल निवेश का 20% है ये लाभ, ध्यान रखना। अनिल ने कितना निवेश किया है? देखो दोस्तों ये 78600, ये 00, ये किसका मान है? ये 20% का मान है। तो आप यहाँ पे 100% करके कुल निवेश निकाल लो ना मेरे भाई। ये आप क्या निकालोगे? कुल निवेश निकालोगे। और ये कुल निवेश निकलते ही दोस्तों यहाँ पर देखोगे कितना हो रहा है, 17 और 17 34, यानी 40 रेशो, ये टोटल 40 रेशो की वैल्यू हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना? 40 में से आपको किसका हिस्सा पूछा मेरे भाई? ये कुल निवेश का, कुल निवेश में से ही तो आप हिस्सा निकालोगे भाई, सही है ना? अनिल का हिस्सा निकाल लो। अनिल का हिस्सा है कितना? अनिल कितने? 2 नंबर, यानी 6। 6 का मान आपसे पूछा है। एक बार फिर से समझ लो मेरे भाई, ये जो आपने 78,600 लिखा है ये 20% का मान है। आप इसमें 100 से गुणा करके कुल निवेश निकाल लो, और जैसे ही कुल निवेश निकल जाएगा उसको आप उस अनुपात में बांट लो, जिसका पूछा है उसमें बांट दो। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व कर लो। 2 जीरो से यहां से ये 2 जीरो गए। ठीक है, अब देखो 4 की टेबल से काट लो, तो एक उससे भी पहले 4 की टेबल से पहले एक काम करो आप, 2 की टेबल से इसको उड़ाओ 3 बार, अब 4 की टेबल से इसको उड़ाओ, कितनी बार जा रहा है ये? 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 नम 36, 2 बचेगा, 4 चंग 24 और 4 पंचे 20, यानी 19,650। 4 एकम 4, 3 और 38, 4 नम 36, 2 और 4 चंग 24, 2 और 4 पंचे 20, 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 19,650 में 3 का गुणा करना है। 19,650 में 3 का गुणा कर लेना, आंसर निकाल लेना है। कितना आ रहा है इनको गुणा करने पर? 0, 5 से 15 की 5 कैरी 1, 6 से 18, 19 की 9 कैरी 1, 19 से 57 और 1 58, 58,950 आंसर आया है मेरे भाई। क्या आंसर आया? 58,950। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? 58,950 सी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बताइए आप लोगों ने बना लिया ये क्वेश्चन, या कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं डाउट है तो एक बार ये मुझे क्वेश्चन सोल्व करके बताएंगे कितने स्टूडेंट कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए। देखो पूरा पेपर दोस्तों, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जैसो, पीवाईक्यू पर बेस्ड ही आया, कोई चेंजेस ज्यादा देखने को मिला। 19-20 भले ही मिला है थोड़ा सा कैलकुलेटिव, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो पीवाईक्यू करके गए हैं वो एग्जाम में फोड़ कर आए हैं कुछ पेपर को। ठीक है, तो अंतर देख लें एक बार। चलो अंतर देख लेते हैं कितने का आ रहा है। 11 और 7, 11 और 7 का अंतर कितने का देखने को मिल रहा है? चलो एक बार देख लेते हैं। 11 और 7 का, 7 4 का अंतर, और 4 में 2 बताओगे, 2 का अंतर, 24 का देखने को मिल रहा है, प्लस 24। यहाँ पर देख लो कितना, 7 में से घटाओ 6 और 7 में से 5 घटाओ 2,
यहाँ पर देख लो कितना अंतर आ रहा है, 23 इधर से 5 29, 29 का अंतर आ रहा है। 23 और 5 23 और 5 23 और 5 28। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 2 का अंतर देखने को मिल रहा है, 2 2 का। ठीक है, 28 आ रहा है यहाँ पे, तो अगला नंबर भी 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 30 30 60 165, क्या कुछ मिस्टेक हुआ क्या? एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, कहाँ पर है भाई? यहाँ पर, यहाँ का निकाल दिया आपने, यहाँ का निकाल दिया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब आपको इसका निकालना है, तो यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है? 5 में से 5 गया 0, और 13 में से 10 गया 3। उससे पहले मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, रुको 1 मिनट में वापस निकाल देता हूँ। यहाँ तक तो ठीक था। अपन दोनों इनका निकाले, इनका यहाँ पे निकलेगा कितना आ रहा है? 7 में से घटाओगे 6, और 7 में से 5 घटाओगे 2, यानी 2 यहाँ पर देखने को मिला 2 का। ठीक है, ये प्लस है। अब यहाँ पर भी देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 23 और 5, 23 और 5 28, प्लस 28 यहाँ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर भी देख लो कितना आ रहा है, 5, और यहाँ पर 5 में से 5 का 0 और 3, यहाँ पर 30 का देखने को मिला। तो अगला नंबर 32 का आएगा। अब बस ये जोड़ लो, 32 जोड़ लो, 32 इकाई 7 आ रहा है, इकाई 7 इसी में। ठीक है, 32 जोड़ना है, वही मेरे को कुछ मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, तो आपको टिक कर लेना। अब ये क्वेश्चन और करके बता दो भाई, ये एक और क्वेश्चन शानदार सा है, कौन स्टूडेंट करके बताएगा इसको? कितने स्टूडेंट हैं इसको करके बताएंगे? मनु ने 12,000 रुपये में एक माइक्रोवेव खरीदा है और अनुज को 12.5% की हानि पर बेचा है। अनुज ने रानी को इसे 20% के लाभ पर बेचा है। रानी ने इसे प्रिया को 6.2/3% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो प्रिया ने इसे किस कीमत पर खरीदा था? देखो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई, वो 16/25 होती है। याद होनी चाहिए भाई, परसेंटेज यानी प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, तब आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है मेरे भाई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अब क्वेश्चन को करते हैं भाई। कीमत कितनी थी आपको गुरुजी? कीमत तो 12,000 रुपए थी। कितनी थी? 12,000 रुपए थी। पहले हो रहा है 12.5% की हानि पर सामान को बेचा है, यानी 8 रुपए का सामान था, 1 रुपए की हानि, यानी 7 पर जाएगा सामान। ठीक है, फिर वो कह रहा अनुज ने रानी को बेचा इसको 20% के लाभ पर, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 रुपए का सामान था, 1 के लाभ यानी 6, तो 6/5 मैंने लिख दिया। फिर वो कह रहा है कि रानी ने इसे प्रिया को 6/2/3 यानी 25 रुपए का सामान था, उसको लाभ पर बेचा, 16 जोड़ लो 41 पर बेच दिया। बस ये कैलकुलेशन करनी है, ये कैलकुलेशन करनी है, बस इतना करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्या कैलकुलेशन कर रही है? किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट हो तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। 8 की टेबल से काटो, कितनी बार जाएगा? 15 बार ये जाएगा, 15 120 1500 बार जाएगा। ठीक है, 25 की टेबल से 25 छक्के 150 यानी 60 बार जाएगा। 25 की टेबल से 60 बार जाएगा। अब आपको खाली कैलकुलेशन करनी है मेरे भाई। ठीक है, तो देखो इकाई से खेल सकते हैं। 7 कितना आ रहा है? 7 7 0 0 0 आ रहा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज पर। 60 और अच्छा 5 भी तो है, नीचे नीचे 5 भी तो बैठा हुआ है। 5 को काट लो, ये 12 पंचे 60, ये 12 बार जाएगा। कितनी बार? 12 बार। अब अगले पेज पर कैलकुलेशन कर लें क्या? चलो 12 7 6 41, 12 7 6 41, 12 7 6 और 41। अब देखो 12 में 3 दिख रहा है, आप 3 का मल्टीपल भी देख सकते हो। ठीक है, आप 3 का मल्टीपल करके भी कर सकते हो। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। 6 कम 6 और 6 चौके 24। अब 7 से गुणा कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको 7 से भी गुणा कर लेते हैं। कितना? 7 छंग 42 की 2 कैरी 4, 7 चौक 28 और 4 32 की 2 कैरी 3, 7 दूनी 14 और 14 और 3 17। अब इसको 12 से गुणा कर लेते हैं। 12 दूनी 24 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 12 दूनी 24 की 4 कैरी 2। ठीक है, 12 दूनी 24 26 की 6 कैरी 2, और 12 सत्ते 84, 84 और 2 86 की 6 कैरी 8, 12 और 8 20, यानी 20 664 देखने को मिल रहा है। क्या हुआ? मिस्टेक हो गया क्या? कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या? एक बार चेक कर लेते भाई, कहीं पर तो मिस्टेक हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सही क्या क्या पन्ना है? कुछ मिस्टेक किया क्या? 12.5%। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पता चल गया, यहाँ मिस्टेक हुई है भाई। ये 1/15 होगी, मान इसका 1/15 होगा। 1/15 फ्रैक्शन वैल्यू, वही कुछ मिस्टेक हुआ है। 1/15 कर लो, बस इतना कर लो। यहाँ पर आपको 1/15 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी करेक्शन कर लो, यहाँ पर भी एक बार करेक्शन कर लो। एक बार इसको पूरी हटा देता हूँ, पूरी खिचड़ी पक गई है, एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 1/15 देखो, 12,000 रुपये का सामान था, बिल्कुल 12,000 का सामान था। कितने कितने? 12.5% की छूट, यानी 8 से 7/8, यहाँ भी बिल्कुल ठीक था। फिर अपन ने 6/5 यहाँ पर भी सही लिखा था, यहाँ पर लिखना था। ठीक है, 15 रुपये का सामान था, एक के ऊपर लाभ पर यानी 16 पर। अब आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लें। देखो 15 8 120 होता है, और 120 की टेबल से आप इसको उड़ाओगे। 120 की टेबल से ये जाएगा 100 बार। कितनी बार? 100 बार। और 5 की टेबल से उड़ाओगे, ये 20 बार जाएगा। कितनी बार? 20 बार। ठीक है, अब आप कर लो सॉल्व। देखो अगले पेज पर ले लेते हैं। 20 7 16 6, 20 7 16 6, 20 7 16 और 6, और नीचे देख ले तो कुछ और बाकी तो नहीं है? सब कट गया ना? बिल्कुल कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 16 7 112, 16 7 112, और 112 का 2 गुना कितना होता है? 2 2 4। ठीक है,
आपको 6 से गुणा कर लेना है। 6 जीरो है 0, 6 जो 24 की 4 कैरी 2, 6 दूनी 12, 13 14 की 4 कैरी 1, 6 दूनी 12 13, यानी 13,440। 13,440 किस ऑप्शन में भाई? 13,440, 13,440 ऑप्शन ए में है। वो दोस्तों इसकी वजह से मिस्टेक होगी, तो बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। सेशन पसंद आया तो मेरे भाई सेशन को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे भाई। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। जिनकी भी स्टूडेंट के दोस्तों 17, 18, 19, 20 जिसमें भी पेपर है दोस्तों 27 तारीख तक, आप लोग हर एक स्टूडेंट इस क्लास को देख सकता है और शेयर करें दोस्तों। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक रीच है शेयर करें। और दोस्तों 7 बजे वाली अभी जो करंट अफेयर की क्लास अपलोड की है वो जरूर देख लेना भाई, जिनका भी पेपर है आगामी डेट्स में, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।